सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 4 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जंगबंदी के बावजूद गजा पर इस्राएली हमले जारी, 3 फलस्तीनियों की मौत। इसराइल पर अमेरिका ने बनाया दबाव, हमास के 200 लड़ाकों के लिए दिया स्पेशल हुक्म। इसराइल ने जनूबी लेबनान में किया हमला, फिर किया हिजबुल्लाह की एलीट फोर्स का जानी नुकसान। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी का बड़ा बयान, अमेरिका से बातचीत के लिए तय कर दी बेहद मुश्किल शर्तें। अमेरिका और कतर ने मशरिक़ वुस्ता में अपना पहला बायलैटरल एयर डिफेंस पोस्ट किया कायम, खित्ते की सिक्योरिटी है मकसद। और जब तक इराक में अमेरिकी फौज है, हथियारों को हुकूमत के कब्जे में लाना मुश्किल, इराक के वजीर आजम का बयान। अमेरिका चाहता है कि हमास के लड़ाके जिंदा और सही सलामत रहें और इसके लिए वो इसराइल को प्रेशर में ले रहा है। अमेरिका इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो जनूबी गजा की सुरंगों में मौजूद हमास के 200 लड़ाकों को महफूज रास्ता मुहैया करवाए। इसराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के ये लड़ाके फिलहाल आईडीएफ के जेरे कब्जा इलाकों के नीचे सुरंगों में छुपे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि इसराइली फौज वहां पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम को अमेरिका इसलिए आगे बढ़ा रहा है ताकि ट्रंप के जंगबंदी के फ्रेमवर्क के अगले फेज को आगे बढ़ाया जा सके। ताहम इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लड़ाकों के लिए सेफ पैसेज फराहम नहीं करेगा। दूसरी खबर यह है, गजा में इसराइली फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी जारी है। जनूबी गजा के खान यूनिस में इसराइली फिजाइया के हमले में, इसराइली एयरफोर्स के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद सीज फायर के दौरान मरने वालों की तादाद 236 हो गई है। वहीं गजा सिटी में इसराइली फौज की फायरिंग से कई बच्चे जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक टीनेजर लड़का भी शामिल है। खबरें ये भी आ रही हैं कि उधर वेस्ट बैंक में यहूदी कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के सेटलर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनकी जायदाद को, उनकी कारों को, उनके बागात को, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के एक सर्वे के मुताबिक गजा की आधी आबादी का कहना है कि 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद भी वो खाने पीने की चीज़ों से महरूम है क्योंकि इसराइल अब भी इमदादी कामों में रुकावट डाल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अब भी भुखमरी की कहीं कहीं वही हालत है जो जंगबंदी से पहले थी, क्योंकि वहाँ तक मदद या तो पहुँच नहीं रही या बहुत कम तादाद में पहुँच रही है। इसराइल मदद पहुँचाने के मामले में भी सीज फायर की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। बढ़ते आगे, फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने बीती रात मकबूजा मशरिकी यरूशलेम के शुमाल में वाक़े शुफात रिफ्यूजी कैंप पर छापा मारा। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि फ़ौजी एहलकारों ने कैंप में दाखिल होकर वहां मौजूद लोगों और उनके घरों पर आंसू गैस के शेल फायर किए। हालांकि किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है, फिर भी वेस्ट बैंक में जो रात के वीडियो सामने आए 3 नवंबर और 4 नवंबर की रात के, वो हमने देखे कई शहरों में, नाब्लस में, जैनिन में और भी जगह कुछ टाउन्स में इसराइली फोर्सेस बड़ी तादाद में घुस रही हैं। लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, घरों को भी तोड़ा जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को हलाक कर दिया है। लगातार लेबनान पर हमले जारी हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेंबर भी था। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बताया कि फ़िज़ाई हमले में हलाक होने वाले रदवान फोर्स के लड़ाके की शिनाख्त मोहम्मद अली हदीद के तौर पर की गई है। रदवान फोर्स को हिजबुल्लाह की सबसे एलीट, सबसे हाई लेवल की यूनिट समझा जाता है, जो तंजीम यानी हिजबुल्लाह की फ़ौजी कार्रवाइयों की फ्रंट लाइन पर तैनात होती है और खुसूसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालती है। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के दूसरे लड़ाके का नाम जाहिर नहीं किया, जो मोहम्मद अली हदीद के पहले निशाना बनाया गया था। ताहम ये बताया कि वो इसराइल की सरहद के शुमाल में वाक़े लेबनानी इलाके एता अशाब में हलाक हुआ है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक अमरीका और कतर ने मशरिक़ वुस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट में अपनी नौइयत का पहला बायलैटरल एयर डिफेंस पोस्ट कायम कर लिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के बयान के मुताबिक ये नया मुश्तरका कमांड पोस्ट कतर के अल उदीद एयरबेस में कायम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब यानी इनॉग्रेशन में सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और कतर की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम अल-मानई ने शिरकत की। इस मौके पर एडमिरल ब्रैड कूपर ने, बड़ी तोप आदमी है ये, बहुत बड़ी तोप है,
ब्रैड कूपर ने कहा कि कतर के साथ हमारे फौजी ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। नया बायलैटरल एयर डिफेंस पोस्ट आज और आने वाले महीनों और सालों में रीजन की सलामती को मज़ीद यकीनी बनाएगा। क्या इसराइल अगर वाकई कतर पर दोबारा हमला करेगा तो ये रोक पाएगा? ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता महीने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसमें कतर पर किसी भी पॉसिबल हमले की सूरत में अमेरिका की तरफ से सिफारती, माइशी एंड इकनॉमिकल और ज़रूरत पड़ने पर फौजी इक़दाम करने का वादा किया गया था। यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। एक तरीके से नेटो जैसी ही अम्ब्रेला अमेरिका ने कतर को दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अमेरिका के सामने बड़ी सख्त शर्तें रख दी हैं। कहा कि ये पूरी करो और बातचीत चालू करते हैं। ख़ामनेई ने कहा कि तेहरान सिर्फ उसी सूरत में अमेरिका से कॉपरेशन पर गौर करेगा जब वो रीजन में अपनी पॉलिसी तब्दील करे। ख़ामनेई के मुताबिक अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत ख़त्म करे, अपने फ़ौजी अड्डे इलाके से यानी रीजन से हटाए और मुदाखलत बंद करे दूसरों के मामले में, तभी उसे ताउन यानी कॉपरेशन मुमकिन है। उससे तभी कॉपरेशन हो पाएगा, इससे पहले नहीं। अब कौन मान लेगा? कौन अमेरिका अपने अड्डे हटा लेगा? नहीं। ख़ामनेई ने कहा कि जब मुल्क मजबूत हो जाएगा और दुश्मन को एहसास हो जाएगा कि टकराना नुकसानदेह है, तभी हकीकी सलामती हासिल होगी। याद रहे कि ईरान कई बरसों से इंटरनेशनल पाबंदियों का सामना कर रहा है। ख़ास तौर पर 2018 में अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाने के बाद ईरान पर कई पाबंदियां आयद कर दी गई। आयतुल्लाह ख़ामनेई का ये बयान, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अमेरिका के साथ कॉपरेशन करना ही नहीं चाहता, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्तें रखी जिस पर तो अमेरिका कभी राज़ी नहीं होगा। मतलब एक तरीके से ख़ामनेई साहब ने मजाक उड़ाया अमेरिका का। कहा है तुम निकल जाओ रीजन से, इसराइल की हिमायत बंद कर दो, हम तुमसे बात कर लेंगे। अमेरिका ये कर लेगा? नहीं। खैर, बढ़ते आगे। अब खबर ईरान और बेलारूस के बीच बढ़ती कुर्बत की। ईरानी एयरफोर्स का एक फ़ौजी डेलीगेशन बेलारूस की दारुल-हुकूमत मिन्स्क पहुंचा, जहां उसने बेलारूस के साथ फ़ौजी और एयर डिफेंस कॉपरेशन को फ़रोग देने के लिए मुलाकातें की। इस मौके पर ईरान बेलारूस ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ये डेलीगेशन 5 नवंबर तक बेलारूस में क़याम करेगा। इराक से भी एक बड़ी खबर है दोस्तों, और ये ऐसी खबर है जिस पर एक स्पेशल प्रोग्राम अलग से बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि मुल्क ने यानी इराक ने तमाम हथियारों को हुकूमत के कब्ज़े में लाने का अज़्म किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक मुल्क में अमेरिकी क़यादत वाले अलायंस की मौजूदगी बरकरार है। अमेरिकी क़यादत वाले अलायंस यानी अमेरिकी की जो अलायंस है उसमें जितने फ़ौजी हैं वो लोग जब तक इराक में बरकरार हैं, ये नहीं हो सकता। इस अलायंस को बाज़ इराकी ग्रुप्स ऑक्युपाइंग फोर्स के तौर पर देखते हैं, कब्ज़े वाली फ़ौज के तौर पर। इराक के वज़ीर आज़म अल सुदानी ने बताया कि एक मंसूबा अब भी मौजूद है जिसके तहत दाइश मुखालिफ यानी ISIS के जो अगेंस्ट एक अलायंस है, दाइश मुखालिफ इंटरनेशनल इत्तेहाद को सितंबर 2026 तक मुकम्मल तौर पर इराक से निकल जाना है, क्योंकि दहशतगर्द ग्रोह का ख़तरा नुमाया तौर पर कम हो चुका है। इसी ISIS से लड़ने के नाम पर इराक में बैठा हुआ है अमेरिका। उन्होंने राइटर्स से बगदाद में गुफ्तगू करते हुए कहा सुडानी ने कि अब दाइश नहीं है और सिक्योरिटी की सूरत हाल को कोई ख़तरा लायक नहीं है। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि हथियार बंद धड़े या तो रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल हो जाएं या हथियार डालकर सरेंडर कर दें। बहुत से हैं, आपको पता है, PMF और वो क़ताइब हिज़्बुल्लाह और बहुत से मूवमेंट्स हैं जिनसे सुडानी कह रहे हैं कि हथियार डाल दो और फ़ौज में शामिल हो जाओ, लेकिन अमेरिका से कह रहे हैं कि इन सब से हथियार छीनना मुश्किल है। ये क्यों कहा, वो शायद एक स्पेशल में आपको बताया जाए। और अब बात न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के बारे में। ज़ोहरान ममदानी इस वक्त पूरी दुनिया में अपने इलेक्शन मुहिम के अनोखे अंदाज की वजह से चर्चा में है। इस बार ममदानी ने अपनी चुनावी मुहिम में अरबी ज़बान को शामिल करके अरबों का दिल जीत लिया। एक वीडियो में ममदानी अरबी में कहते हैं, मेरा नाम अना इस्म ज़ोहरान ममदानी, मेरा नाम ज़ोहरान ममदानी है, मैं न्यूयॉर्क का अगला मेयर बनने के लिए खड़ा हूँ। मुझे मालूम है
आप सोच रहे होंगे मैं शायद दमिश्क के आपके बहनोई जैसा लगता हूं, मगर मेरी अरबी अभी थोड़ी कमज़ोर है। वीडियो में ममदानी को मकामी दुकानों के मालिकों से बात करते हैं, एक बिल्ली को प्यार करते हैं और नाबलुस की कुनाफा खाते हुए दिखाया गया है। ममदानी का सबसे बड़ा वादा है कि वो न्यूयॉर्क में गरीबों की रिहाइश को आसान बनाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों का किराया फ्रीज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करेंगे और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर फराहम करेंगे। बात तंजानिया की सदर सामिया सलूहू हसन ने कल अपनी दूसरी सदारती मियाद के लिए ओथ यानी शपथ ली, दूसरी बार सदर बनी। ये ओथ सेरेमनी दारुल हुकूमत दोदोमा के एक फौजी अड्डे पर मुनक्किद हुई, जिसे आवाम के लिए बंद रखा गया। हालिया इंतखाबात पर धांधली के इल्ज़ामात और वायलेंस के वाक़यात के बायस मुल्क भर में कशीदगी पाई जा रही है। सामिया हसन को 29 अक्टूबर के इंतखाब में तकरीबन, इंतखाब मतलब इलेक्शन, जो लड़के नहीं जानते नए वो जान लें, तो सामिया हसन को 29 अक्टूबर के इलेक्शन में तकरीबन 98% वोटों के साथ कामयाब करार दिया गया था। यहीं तो सवाल उठने लगे। उनके मुकाबले में सिर्फ छोटे अपोजिशन उम्मीदवारों को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। 2 बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ के उम्मीदवारों को इस इलेक्शन से पहले इनएलिजिबल करार दे दिया गया था। बोले इनके पर्चे में गड़बड़ है, इनके साथ ये है, इनके साथ वो है, तो मजबूत लोग इनके मुकाबले उतरे ही नहीं। सरकारी टीवी जो है तंजानिया का, उसके मुताबिक इस तकरीब में जो ओ सेरेमनी में सरकारी ओहदेदारों और गैर मुल्की नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब में ये तकरीब स्टेडियम के बजाय सदारती महल में हुई। अब बात वहाँ की जहाँ की बहुत कम खबरें हम लेते हैं, दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स में वाक़ नया शानदार टूरिस्ट प्लेस केप मॉरिस खोल दिया गया है, जिसका इंतज़ाम जुमेरा बुर्ज अल अरब के ज़ेरे निगरानी है। इस जजीरे तक सिर्फ लग्जरी यॉट के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, जो इस तजुर्बे को और भी ख़ास बनाता है। अगर कोई चाहे तो वो पूरे जजीरे की बुकिंग भी कर सकता है। इसके लिए बस आपकी जेब में इब्तदाई कीमत 75,000 दिरहम होनी चाहिए। यहाँ खाने के साथ उम्दा मशरूबात, वाटर स्पोर्ट्स, सन बाथिंग और खलीज के दिलकश नज़ारों का लुत्फ भी शामिल है। इन खबरों के अलावा 2-4 खबरें जो अहम हैं हमेशा हम लेते हैं, जिनका हम हेडलाइंस में जिक्र नहीं करते और वह यहाँ से लेते हैं। सूडान का जिक्र करना ज़रूरी है। हंगर मॉनिटर ने कंफर्म किया है कि सूडान के अल-फाशिर में भुखमरी फैल चुकी है, और सिर्फ अल-फाशिर शहर में नहीं जहाँ कत्ल गारत हुआ, बल्कि एक और शहर है जहाँ भुखमरी के पूरे सिम्टम्स पाए गए हैं। A global hunger monitor on Monday confirmed famine conditions in Al-Fashir, the Sudani city taken by the paramilitary rapid support forces. तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्हें UAE सपोर्ट करता है जबकि UAE इनसे इनकार करता है, उस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जैसे ही सूडानी आर्मी से इस शहर को जीता अल-फाशिर को, तो यहाँ कत्लो गारत हुआ तो मदद के सामानों से ही पूरा सूडान जो खाना जंगी से जूझ रहा है वो चल रहा था। वो मदद के सामान भी अब लोगों को मिले नहीं, तो भुखमरी फैलने लगी। बच्चों को सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब वगैरह नहीं मिल रहे हैं, लोगों को खाना, रोटी, पानी तक नहीं मिल रहा है। बड़े बुरे हालात हैं। लोग सैकड़ों या यूँ कहिए कि कई किलोमीटर, 50, 60, 70 किलोमीटर पैदल चल के अपनी जान बचा रहे हैं दूसरे इलाकों में जाकर। बड़ा बुरा हाल है। गज़ा से दुनिया इजीली कनेक्ट हो जाती है क्योंकि वो फ़लस्तीन से जुड़ा है। वो फ़लस्तीन से जुड़ा है, इसका मतलब अल-अक़सा मस्जिद जो तीसरा मुक़द्दस मकाम है मुसलमानों के लिए, वो उससे जुड़ा है। ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर भी मेरे व्यूअर्स में ज़्यादातर लोग हैं जो बड़े दिल वाले लोग हैं, और आप लोग हैं ही बेशक, जिन्हें सूडान की भी फ़िक्र है। सूडान पर बहुत कम न्यूज़ कवर हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सूडान पर उतना कोई गौर नहीं कर रहा है जितना गज़ा पर हो रहा है। जबकि बहुत बुरे हालात इस वक्त, गज़ा से ज़्यादा बुरे हालात सूडान में अगर भूख के और जुल्म के मयार से देखें, क्योंकि गज़ा में खुदा का शुक्र है कि सीज़ फायर हो गया है। भूख है, वहाँ जो तबाह हो गया वो तो नहीं हुआ सूडान में, लेकिन फिर भी जो है वो इस वक्त सबसे बुरा चल रहा है, तो हमें उधर भी नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो नफरती मिनिस्टर है इसराइल का, इतमार बेन-ग्विर, इसने एक बिल जो है वो पेश कर दिया है जिसमें फ़लस्तीनी अटैकर्स, जो भी फ़लस्तीनी किसी इसराइली पर या इसराइल पर हमला करें,
उन्हें टेररिस्ट मानते हुए उनको मौत की सज़ा दी जाए। ये बिल पेश किया गया। अगर ये बिल पास हो गया तो यकीन मानिए किसी इसराइली को एक गिटकरी या फिर एक ईंट भी उठाकर मारने वाला फ़लस्तीनी मौत की सज़ा का हकदार बना दिया जाएगा। अगर कोई सेटलर डंडे से मार रहा है फ़लस्तीनी को तो वो पिटता रहे, उसने अगर पलट के डंडा मार दिया तो उसे टेररिस्ट माना जाएगा। ये हो सकता है। ये जेरूसलम की तस्वीरें हैं। अल-कुद्स शहर जहाँ मस्जिद अल-अक्सा वाक़ है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के घर गिराए जा रहे हैं। आपको पता है इन सबको इलीगल बताकर गिराया जा रहा है, जो हज़ारों साल से रह रहे हैं और जो भागकर अभी 75 साल पहले बाहर से आए थे, उनके लिए इनकी ज़मीनों पर सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं और उन्हें बना दिया जाएगा उन नाजायज़ सेटलर्स को लीगल। ये लोग इलीगल हैं। घर गिरा दिए गए हैं, एक माँ बच्चा कुछ नहीं बचा, छत गिरा दी गई। छत जब गिराई गई तो सामान ऐसे ही, किसी बच्चे की प्रैम है, किसी की ट्राईसाइकिल पड़ी है, दरवाजे खिड़कियाँ दरीचा सब टूटा पड़ा है, सोफ़े के ऊपर मलबा है, यानी कोई सामान हटाने की मोहलत नहीं दी गई। इस घर को, इस ख्वाब को, इस सुकून को ऐसे ही बर्बाद और तबाह कर दिया गया। वाशिंगटन में अहमद अल-शरा का इंतज़ार हो रहा है, उसी वाशिंगटन में जहां बैठने वाली हुकूमत अमेरिका की कभी अल-शरा को टेररिस्ट मानती थी और उसके ख़िलाफ़ जो है हमले की बात करती थी, लेकिन अब अल-शरा का लाल कारपेट बिछाकर वहाँ इंतज़ार हो रहा है और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है वो पूरी यूएस कांग्रेस को, यूएस पार्लियामेंट को इस भरोसे में ले रही है कि जो सीज़र सैंक्शंस हैं, सीज़र एक्ट सैंक्शंस हैं, बड़ी तगड़ी पाबंदियां हैं जो सीरिया पर लगी हैं बशर अल-असद के ज़माने से, वो हटा ली जाएं सीरिया के ऊपर से, क्योंकि अब अहमद अल-शरा की हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है, या यूं कहें कि अमेरिका ने ही अहमद अल-शरा की हुकूमत बनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।